नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है, हम CET के लिए जो है मैथ्स पढ़ रहे थे और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम डाल चुके हैं सोल्व करवा के। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों, जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? शेषफल क्या होगा, ये चीज आपको बतानी है। इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आसानी से दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने ये है दोस्तों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। आप सबसे पहले देखिए, कहता है कि जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है। अच्छे से समझेंगे दोस्तों क्वेश्चन को। जो लैंग्वेज है वो हमें समझ आनी चाहिए क्वेश्चन की, कि हमें बताना क्या चाहता है और हमसे पूछना क्या चाहता है। ये चीज, इन चीजों का हमें पता होना चाहिए। कहता है कि संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, मतलब 3 से भाग किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। मैं ये बात कहता हूं कि कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता है। एक संख्या थी, जब वो संख्या भाग की गई 3 से भाग की गई तो रिमाइंडर जो बच के आया है वो कितना आया है? 2। शेषफल 2 बच के आता है। शेष 2 बच के आया है। बात समझ में आई है? व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 2, ये बताया है दोस्तों। अगेन, व्हेन द क्वोशिएंट इज डिवाइडेड बाय 7 देन रिमाइंडर इज 5 बताया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और इस जगह पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे आएगा आपका भागफल। फिर कहता है कि फिर जब भागफल को, क्वोशिएंट को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। मतलब जो ये क्वोशिएंट रहा है हमारे पास, ए जो मैंने लिखा है दोस्तों, ए, इसको जब हम भाग देते हैं 7 से तो 7 से भाग देने पर कहता है कि शेषफल 5 आता है। शेषफल जो है, रिमाइंडर जो है वो कितना आया है दोस्तों? वो आया है 5 हमारे पास। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, बताइएगा। अब कहता है मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? कहता है कि जो संख्या है उसको 21 से, व्हेन द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 21, तो जो ओरिजिनल संख्या है अपने पास, मूल संख्या जो है, उसको जब हम 21 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना देगा? तो यहां से मैं सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि अगर हम किसी संख्या को भाग करते हैं 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, तो वो संख्या कितनी रही होगी? 7 + 5 12 रही है या नहीं रही? मतलब 7 का आप कोई भी मल्टीपल लिखेंगे प्लस में 5 रखेंगे, ये वो संख्या रही है। जैसे मैं कहूं 7 दूनी 14, 14 और 5 दोस्तों 19, वो संख्या 19 भी हो सकती है। बात समझ में आई है? 7 या 21, 5 26 भी हो सकती है दोस्तों। 7 चौके 28, 5 33 भी हो सकती है। तो मैं उस संख्या को 1 मिनट, आप कोई भी मान सकते हैं उस संख्या को, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए आपसे यही कहता हूं, वो संख्या मैंने 12 मान ली। कितनी मान ली? 12। तो ए की जगह जो है कितना आया है दोस्तों? 12। कितना आया है मेरे प्यारे दोस्तों? 12। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी? तो वो संख्या, तो आप ये बात कहेंगे सर वो संख्या रही है हमारे पास, इन दोनों की गुणा करते हैं, 3 गुणा में 12 और शेषफल जो आया है वो रख देते हैं हम 2। तो ये कितना आएगा दोस्तों? 12 × 36 और 2 = 38।
कितना आया दोस्तों 38। 38 मतलब वो संख्या आ गई हमारे पास, x का मान आपका कितना आ गया दोस्तों 38। 38 अगर आया है, 38 को मैं 21 से भाग करता हूं तो 21 से भाग करने पर 21 एक कम 21, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 17। यही ये आपसे पूछना चाहता था कि शेषफल जो रहेगा वो कितना रहेगा, तो वो कितना रहेगा 17 रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चंस देख के आप लोगों को घबराना नहीं है कभी भी, हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, आप देखिएगा क्या बताया गया है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है धनात्मक पूर्णांक के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक 9 है। धनात्मक का मतलब है दोस्तों पॉजिटिव नंबर। क्या है? पॉजिटिव नंबर बताए गए हैं। ठीक है साथियों, मतलब धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए। फिर कहता है दोस्तों हमें जिनका योग 99 है। योग कितना बनता है दोस्तों? उन संख्याओं का जोड़ तो बनता है 99। कोई भी संख्या उनका जोड़ 99 बनता है और उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF कितना आया है साथियों? HCF आया है 9 हमारे पास। बात समझ में आई है? HCF जो है वो 9 होना चाहिए। तो उनके कितने युग्म संभव हैं, जोड़े संभव हैं, ये बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन मुझे लग रहा है कम हो शायद। हम यहाँ पे क्या करते हैं देखिएगा आप। अब HCF की जब भी बातें करता है ना दोस्तों, तो HCF की वैसे तो आप लोगों को अगर कोई भी संख्याएं माननी हो तो आप AB, XY, YZ, CD कुछ भी मानिए, जो मर्जी आप वो संख्याएं मान सकते हैं। लेकिन जब HCF की बात करें ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो HCF के लिए आप दो संख्याएं ये मान के चलिए कि एक संख्या रही है दोस्तों हम अपने पास HX और एक संख्या रही है HY। क्यों मानना है ऐसा? बात अब ये आती है कि सर हम ये क्यों माने, हम तो XY मानेंगे। तो बेटा ये मानने से आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि इस संख्या के साथ भी HCF कॉमन रहा है, इसके साथ भी। HCF का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं संख्या कहता हूं एक 10 है और एक 15, तो 10 और 15 में वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10 और 15 को भाग कर दे। तो आप कहेंगे सर ऐसी संख्या तो हमें पता है, वो संख्या होगी 5। कितनी होगी साथियों? 5। तो आप जब इसमें से 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। 5 दूनी 10 और 5 दिए ये हो जाएगा, मतलब HCF रहा है 5। तो मैं 5 गुणा में 10 भी लिख सकता हूं और 5 गुणा में मैं 5 गुणा 2 लिख सकता हूं और 5 गुणा मैं 3 रख सकता हूं। तो एक हमारे पास ये आ गया और एक ये आ गया 10 और 15 में से दोस्तों। तो 5 दोनों में से जो है वो H मान लेता हूं मैं, और जो 2 है इसको X लिख रहा हूं और 3 को Y। कि जो हमारे पास X और Y होंगे ये होंगे दोनों को प्राइम नंबर। क्या होंगे मेरे साथियों? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनमें से कुछ भी कॉमन ना निकले। और H क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? H होगा हमारे पास HCF। क्या होगा दोस्तों? HCF होगा। इतनी बात समझ में आई है? तो अगर दो संख्याओं का योग मान लिया, मैं आप लोगों को ये कहता हूं दो संख्याओं का योग, ये दो संख्याएं थी हमारे पास। अब मैं ले लेता हूं दोस्तों इनको। दो संख्याओं का योग हमारे पास 99 है दोस्तों, 99 बताया है योग। तो आप कहेंगे सर H को कॉमन निकाल लेते हैं, X प्लस में Y बचेगा जो कितना आ गया हमारे पास 99। और इसने HCF माना है दोस्तों हमने, तो यहाँ पे 9 रखेंगे। तो वे जो X और Y जो रहे हैं वो कौन से नंबर रहे हैं दोस्तों? उनका जोड़ रहा है 11।
कितना रहा है दोस्तों, 11 उनका जोड़। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगीगा, बताइएगा मुझे ये बात। इस बात में अगर आप लोगों को डाउट है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार ये चीज आप दोबारा रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। दोबारा देखनी है आप लोगों को, अगर इसमें आपको किसी तरह का कोई भी डाउट आया तो। अब देखिए x और y अगर 11 आया है मेरे प्यारे दोस्तों, x और y 11 आया है, तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि यहां से साफ कर देता हूं मैं दोस्तों, x प्लस में y बराबर है 11। तो x और y के मान कुछ इस तरह रहे होंगे, ये 1 रहा होगा तो ये 10 रहा होगा, ये 2 रहा होगा तो ये 9 रहा होगा, ये 3 रहा होगा तो ये 8 रहा होगा, ये अगर 4 रहा होगा तो ये 7 रहा होगा। बताइएगा आप शाबाश। अगर मैं कहता हूं ये 5 रहा है आपका तो ये 6 रहेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 6 हो जाएगा, ये वापस 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएंगे। तो यहां से जब मैं बात करता हूं, यहां से जब बात करता हूं 8 हो जाएगा, 9 2 हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूं 9 और 2 हो जाएगा, और ये 10 और 1 हो जाएगा। ये मैंने लिखे हैं दोस्तों। अब आप इतनी सी बात बताइएगा मुझे, यहां से ये को प्राइम नंबर हैं सभी, इनमें से कुछ कॉमन निकल के आ नहीं रहा दोस्तों, आ नहीं रहा। लेकिन अगर उन संख्याओं की बात करता है, संख्याओं की, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी, आप कहेंगे सर इसमें से भी 9 कॉमन निकला है, इसमें से भी 9 कॉमन, तो 9 और 90 रही है वो संख्या। दूसरी संख्या 9 दूनी 18, 9 नी में 81 रही है। जोड़ के देखिए आप, 99 जोड़ बनेगा इनका। HCF निकालिएगा, 9 निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से आप कहेंगे सर 27 रहेगी और 72 रहेगी। यहां से आप कहेंगे सर हमारे पास 9 चौके 36 और 9 से 63 रहेगा। यहां से मैं 9 के साथ गुणा कर रहा हूं, 9 पंजे 45 होगा दोस्तों, और 9 छीके 54 होगा। इन संख्याओं का आप जोड़ भी कर लीजिए दोस्तों, और इन संख्याओं का HCF भी ले के देख सकते हैं। इन संख्याओं का HCF 9 आएगा और जोड़ 99 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये कहता हूं, ये संख्या भी तो 9 से आप गुणा कर सकते हो, ये 9 से। तो संख्याएं बनी दोस्तों 6 नी में 54 और ये आई 5 नी में 45 है। तो संख्याएं तो वही आ गई ना, 45 54 वही बन के आ रही है। तो आप इनको रिपीट करके नहीं लिखेंगे दोस्तों दोबारा, यहाँ पे 6 5 7 4 ये नहीं लिखना है आप लोगों को। तो आपके पास जो है कितने पेयर बनते हैं, यहां से आया 1 2 3 4 5, कितने बनेंगे दोस्तों? 5, ठीक है। तो इसने यही पूछा है पूर्णांक के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 और महत्तम समापवर्तक 9 है। तो ऐसे बनेंगे दोस्तों कितने हमारे पास? 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इससे कम तो नहीं बनेंगे, इतने तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह जो है आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए समझने की चीजें हैं दोस्तों, ध्यान देना है इन चीजों पे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ये एग्जाम में आनी चाहिए, आनी तो चाहिए दोस्तों, ठीक है, और आएंगी भी। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आएंगी भी, आप ये बात समझ के चलिएगा। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कहता है 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी तृतीय संख्या की
आदि है। अच्छा, तीसरी संख्या की आदि कौन सी संख्या है? इस लाइन से आप लोगों को यह बात समझ आई है? तीन संख्याओं, प्रथम संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तृतीय संख्या की आदि, मतलब पहली है तीसरी की आदि मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, एवरेज 56 है, बताया इफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स इज 56, तो 56 बताया गया है। तो प्रथम तथा तृतीय संख्या, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अंतर बताना है। क्या आप लोग बता सकते हैं? अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े बेसिक से समझाना चाहता हूं आपको, ताकि ऐसे क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन जो है संख्याओं से रिलेटेड, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ऐसे क्वेश्चन ना बन सकते हो, क्योंकि रेशियो का यूज हर चैप्टर में होता है दोस्तों। ठीक है, हर चैप्टर में हम जो हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को बात बताता हूं। तो जैसे परसेंटेज में भी आते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी आ सकते हैं, आपके रेशियो में भी आ सकते हैं, एवरेज में भी हैं, और अदर जितने भी आपके पास चैप्टर मैथ्स में बनते हैं, उसमें हर चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि उससे इतने गुना है, इतने गुना है, इस तरह के। तो सबसे पहली लाइन पे मैं फोकस करता हूं, तीन संख्याएं। देखिए, तीन संख्या बताई गई हैं। मैं लिखता हूं दोस्तों, सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या। आप कहेंगे सर पहली दूसरी आपने क्यों लिखी? तो मैंने इसलिए लिखी दोस्तों, यहां से प्रथम संख्या और दूसरी संख्या की बात की गई है। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। यदि दूसरी संख्या 1 रही है तो पहली संख्या कितनी रहेगी? 2 रहेगी। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। अच्छा, इसके बाद कहता है दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की आदि है। तीसरी संख्या की आदि है। तीसरी संख्या की आदि का मतलब क्या है कि पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की आदि है, मतलब ये 2 है तो ये 1 है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा शाबाश। अगर ये बात आप लोगों को समझ आई है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर बात समझे हो ना आप लोग? ऐसे क्वेश्चंस को करने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। अब देखिएगा दोस्तों, या तो आप करेंगे क्या दोस्तों, यहां पे पहली संख्या का मान 2, यहां पे पहली संख्या का मान 1, लेकिन पहली संख्या तो दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। तो आप इस वाले रेशियो को और इस वाले रेशियो को बराबर करेंगे, और बराबर करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे दोस्तों 2 के साथ। इस वाले को जब मैं 2 के साथ गुणा कर देता हूं तो यहाँ पे ये 2 आ गया, ठीक है दोस्तों, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह आप लोग कर सकते हैं कि पहली संख्या मैं यहां लिखता हूं, पहली, दूसरी, सेकंड और तीसरी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ गई हमारे पास। पहले वाली संख्या कितनी बन के आई है? 2। दूसरे वाली संख्या कितनी आई है? 1। पहले वाली संख्या 2 आई है, तीसरे वाली संख्या 4 आई है। हमारे पास रेशियो आ गया मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 2:1:4। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, यहां से इसने ये नहीं बताया आपको कि 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या दूसरी की आदि है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो ये इसकी दोगुनी है या नहीं है? दूसरी की दोगुनी है। और तीसरी संख्या की आदि है। हाँ भाई, तीसरी संख्या की पहली संख्या आदि भी है, मतलब ये 4 है तो ये क्या है?
2 है। इतनी बात आपको समझ आई है। या फिर आप रेशियो को कुछ इस तरह भी निकाल सकते हैं, आप रेशियो को मर्ज करिएगा। आपने लिखा पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब आप क्या लिखेंगे, पहली संख्या दोनों साइड दी गई है, दोनों साइड, इसमें भी इसमें भी, तो आप इस पहली संख्या को बीच में रखेंगे। आप पहली संख्या को बीच में रखेंगे और जब आप बीच में रखते हैं तो दूसरी संख्या 1 है, पहली संख्या 2 है, पहली संख्या 1 है, ये 2 है। आप इसको एक लाइन में लिखेंगे, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो आपको ये वाला 2 देखना है, जितने खाली दिखते हैं लिखते चले जाइए। यहां पे 1 है तो यहां 1 लिखिएगा। ये आ गए कि पहली संख्या 2 रहेगी, दूसरी संख्या 1 रहेगी और तीसरी संख्या 4 रहेगी। पहली 2, दूसरी 1, तीसरी 4 रहेगी। इस तरह भी आप लोग इस चीज को निकाल सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप मेरे को ये बताइएगा क्वेश्चन में आगे क्या बताया गया है। तो आगे कहता है, इससे आगे, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो, तीनों संख्याओं का औसत कितना बताया दोस्तों, 56, और यदि 3 संख्याओं का एवरेज 56 रहा है तो उन 3 संख्याओं का जोड़ कितना रहा होगा, कितना रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को पता है ना, कल वाले में भी मैंने एक एवरेज का क्वेश्चन बताया था आप लोगों को। अगर हमें जोड़ निकालना है तो उनका एवरेज जो रहा है और संख्याएं जो रही हैं उनको गुणा कीजिए आप, तो ये आ गया 168। बताइए कितना रहा है, 168। लेकिन यहां से संख्याओं का जोड़ कितना आया, 2, 3, 7। कितना आया दोस्तों, 7। तो 7 की वैल्यू किसके बराबर आई है, 7 की वैल्यू तो 168 के बराबर आई है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस 7 से आप भाग कर देंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28 आपका होता है। तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये 24 आ जाएगा। इतनी बात आप समझे हैं, बताइएगा शाबाश। अगर 1 की वैल्यू हमारे पास 24 आई है, इसने पूछा क्या है, तो प्रथम तथा तृतीय, पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अंतर कितना है मेरे दोस्तों, 2 का, और 2 का अंतर है। 1 की वैल्यू हमारी 24 आई है तो 24 दूनी 48 है। आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 48। कितना रहेगा दोस्तों, 48 रहेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा शाबाश। समझे है ना। आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन करना है ना साथियों, वो सिर्फ इतना सा करना है आपको, यहां से कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी की 2 गुनी है, प्रथम संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की आधी है। आप डायरेक्ट 4 लिखिएगा। 4, 5, 2, 7। 7 की वैल्यू जो आई है वो आई है 56 गुणा में हमारे पास 3 दोस्तों, 7 8 56, 8 3 24। तो 1 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, 24। 1 की वैल्यू 24 तो 2 की वैल्यू 48। सिर्फ इतना सा एग्जाम में इतनी देर लगेगी मेरे प्यारे दोस्तों। इतना टाइम लगाना है नहीं आप लोगों को। मैंने तो अब भी आपको समझाने के लिए धीरे धीरे करवाया है क्वेश्चन, इतना भी टाइम आपको लगाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो अब करवाया है इससे ज्यादा आपको कुछ करना है नहीं मेरे प्यारे साथियों। हम सिर्फ इतना सा ही लिखेंगे कि यहां से 1 की वैल्यू 24 आ रही है, अंतर 2 का आया है तो 48 होगा डायरेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बताइएगा आप समझे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं ना आपको समझ आ रहा है। बिल्कुल। एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है, सही अनुपात नहीं है ये बताना है हमें। तो मेरे साथियों देखिए क्या है,
60 लड़के और लड़कियां हैं। देखिए पहली बात तो हम ये बात नहीं कह सकते ना दोस्तों कि 3.5 लड़कियां हैं, 2.25 लड़के हैं, ठीक है, 7.45 लड़के हैं, ये बात हम नहीं कह सकते ना दोस्तों। लड़के जो होंगे, गिनती जो गिनी जाएगी वो क्या होगी, 5 है, 7 है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है। लड़कियां भी इसी तरह से गिनी जाएंगी दोस्तों, 5, 7, 10, 15, 20, जो भी बताया, 30, 60, 40, 56, इस तरह से गिनती होगी मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ आप लोगों को इतना ही देखना है, अगर 60 लड़कियां हैं तो क्या रेशियो 6-7 हो सकता है? 1-6 का मतलब 7 आया, और 7 की वैल्यू ये है, तो ये 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो जाएंगी पॉइंटों में। और अगर पॉइंट में जाएंगी तो लड़कियां भी पॉइंट में आएंगी और लड़के भी पॉइंट में आएंगे दोस्तों। तो पहली बात तो यही ऐसा है कि ये अनुपात गलत है, ये अनुपात गलत है। दूसरा चेक कीजिए, 5, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 है। यहां से मैं बता सकता हूं 24 लड़कियां और 36 लड़कियां हैं। यहां से देखते हैं 4, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 तिये 45 बन सकता है दोस्तों, बिल्कुल। 7, 3, 10, 10 की वैल्यू 1 की 6, 1 की वैल्यू अगर 6 ये 6 तिये 18 और 6 से 42, 18 और 42 होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 1 होगा। सही आंसर क्या है दोस्तों, 1 होगा। देखते ही पता चलता था कि ऑप्शन का इतना टाइम लगाना है नहीं। देखेंगे 60 लड़के लड़कियां हैं तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इनको नहीं काटता, ये 7 जोड़ने के बाद बनेगा। तो आंसर यही है, इससे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को चलना है। ये बताइए आप, परसेंटेज से क्वेश्चन है, यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? बताइए आप लोग। तो ये क्वेश्चन करेंगे हम दोस्तों। देखिए x y से 80% अधिक है, x है y से 80% अधिक है। 80% का मतलब आप लिखेंगे 4/5। 80% को 80/100 लिखेंगे जो 4/5 होगा। यदि y अगर आपका 5 है तो 5 से ये ज्यादा होगा, 4 कितना हो जाएगा, 9। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि x y से 80% अधिक है तो y को 100 मानिए, इसको 180 मानिए, 20 से आप काटेंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा दोस्तों 9। कितना आ जाएगा, 9। बात समझ में आई है? फिर कहता है तो y x से कितने प्रतिशत कम है? y x से कितने प्रतिशत कम है? y कम कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? y तो 4 कम होगा, कितने पे होगा, 9 पे। हमें बताना है 100 पे। आप लोगों को पता है 1/9 का मतलब होता है 11.11, तो 4/9 का मतलब होगा 44.44%। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीजें बड़ी आसान है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 10 सेकंड में जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है साथियों, तो ये 100 आपको लिखना है भी नहीं, वरना आप 400/9, 400 का आप भाग दे के देख लीजिएगा, 44.44% ही आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, कहता है एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? लाभ हानि प्रतिशत आपको बताना है दोस्तों, क्या होगा? तो एक किताब के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस में 3:4 का अनुपात है दोस्तों। सेलिंग प्राइस बोलूं मैं या विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलता हूं दोस्तों। देखो सेलिंग प्राइस का मतलब वस्तु बेचना, विक्रय मूल्य का मतलब वस्तु बेचना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का मतलब होता है वस्तु खरीदना दोस्तों, वस्तु खरीदना।
तो वस्तु को खरीद के कितने में लाया? 4 रुपए में। कितने में लाया है दोस्तों? ये 4 रुपए में। और बेचता कितने में है? 3 में। अच्छा, 4 में लेके आएगा, 3 में बेचेगा, लाभ होगा या हानि होगी? तो आप कहेंगे सर हमें पता ही है इस बात का, तो हानि होगी। कितने की होगी? 1 की। कितने पे होगी? 4 की। सबसे पहले तो यहां से आपको पता चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई है आप लोगों को? तो यहाँ पे होगा लॉस। कितने का होगा? प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 या 1/4 का मतलब आपको पता है 25% की हानि होगी और 25% की हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहने वाला है। बताइएगा, कर सकते हैं ना आप ऐसे क्वेश्चंस को? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं। ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें की एकल छूट के समतुल्य क्या होगी? 2 डिस्काउंट है दोस्तों, तो इक्वल सिंगल डिस्काउंट के बराबर बताना है हमें। किस सिंगल डिस्काउंट के इक्वल होंगे ये दोस्तों, ठीक है ना? ये चीज हमें बतानी है। 2 डिस्काउंट दिए गए हैं 40 और 20। तो 40 का मतलब मैं मानता हूं दोस्तों 2/5। 2/5 का मतलब 5 की वस्तु को 3 में बेचता है, 2 का डिस्काउंट। 1/5 5 की वस्तु को 4 में बेचता है, 1 का डिस्काउंट देके। अगर 25 रुपए की वस्तु लेके आया है तो 12 रुपए में बेचता है, तो डिस्काउंट देता है दोस्तों 13 रुपए का। किस पे देता है? 25 पे। आपको पता है 100 लिखते ही 4 बार कटेगा, 13 चौके 52 आएगा दोस्तों। तो 52% आप देखिए और क्वेश्चन को टिक कीजिएगा। इससे ज्यादा कुछ लिखना था नहीं आपको। बताइएगा, शाबाश। कर सकते हैं ना आप ऐसे क्वेश्चन सब? क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा, इसने बताया कोई 100 रुपए की, मान लिया मैंने, वस्तु है मेरे प्यारे दोस्तों, 100 रुपए की वस्तु है, उसको 40% क्या करता है? डिस्काउंट देता है। तो बेचता कितने में है? 60% में। 60/100 लिखा है। अब ये 60 में बिकेगी, इसके ऊपर डिस्काउंट देगा 20 का, तो बेचेगा कितने में? 80 में। 100 से 100 कैंसिल, ये कितने में बेच रहा है? 6 48 रुपए में। मतलब 100 की वस्तु में अगर 48 में बेचता है 100 की वस्तु को, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 52 का। और 100 पे 52 का मतलब 52% का। तो फ्रैक्शन से भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है बेटा, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? ये बताना। ये है हमारे पास 6 सही 2/3 लिखा हुआ है। ये 6 सही 2/3, ये है 6 सही 1/3, ये है 8 सही 1/3 और ये है आपका 8 सही 2/3। ये आंसर है, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये बताने हैं हम लोगों को। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए क्या बताता है। कोई धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, कितने वर्षों में अगर दोगुनी पूछी गई है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो जितने गुना बताया गया है उसमें से आप 1 कम करके लिखिएगा। जितने गुना बताया गया है उसमें से आप क्या करेंगे? 1 कम करके लिखेंगे और गुना कर देंगे आप 100 के साथ। गुना कर देंगे 100 के साथ। बटे में अगर आपको समय दिया गया है, दर पूछी गई है तो आप समय लिखेंगे। दर दी गई है, समय पूछा गया है तो आप दर लिख देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इतना सा काम करना है मेरे दोस्तों, इतना सा।
इतना सा तो आप कर ही सकते हैं, मुझे पता ही है, मुझे पता है, इतना आप कर सकते हैं। तो गुणा, कितने गुना था दोस्तों, कितने गुना था बताइए, 2 गुनी हो जाएगी। 2 में से 1 कम करेंगे, कितना आएगा 1। गुणा में क्या करेंगे आप 100, बटे में कितना बताया है दोस्तों 12%, 12 लिख देंगे आप। बस इतना ही है, समय निकल के आएगा आपका। काट लेते हैं। 25 बटे में कितना आया दोस्तों, ये 25 बटे में आपके पास आएगा 4, और 4 छीके 24, तो ये आ गया हमारे पास 4 छीके 24, मतलब आपके ऑप्शन जो हैं 3 आएगा दोस्तों। ये 4 से कटेगा ना, तो ये 3 आएगा, सॉरी 25 बटे 3। 25 बटे 3 का मतलब 8 सही 1 बटे 3, और 8 सही 1 बटे 3 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन नंबर होगा सी। इस तरह करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट इस चीज को आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा जल्दी होगा। पिछले जो हमारे पास जो हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। आप डी ग्रुप का एग्जाम उठा के देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल आया था क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हमें पता जरूर होना चाहिए। ये मत सोचिएगा डी में आया था तो सीईटी में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। संख्याएं चेंज करके दे सकता है। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखिएगा आप। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लिखिए जो समय बताया गया है वो, और फिर इसके बाद गुना। देखिए, जब भी कोई आदमी पैसे उधार देगा तो सबसे पहले बात करेगा समय की, भाई कब तक पैसे दे देगा। तो आप समय पे फोकस कीजिए। समय, पहले समय देखेगा, उसके बाद देखेगा कितने गुना धन हुआ है, बाद में आप गुना लिखिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो सबसे पहले आप समय लिखेंगे, उसके बाद आप गुना लिखेंगे। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो गई। मैं लिख देता हूं, समय के नीचे 10 और गुना के नीचे 2 गुना हो गई। फिर कहता है ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगी, ये हमें बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहां से आप देखिएगा, ये 2 और 4 आपको बराबर करना होता है, लेकिन इसकी यहां से पावर में बराबर करेंगे आप। 2 की पावर 2 4 होता है, यहाँ अगर 8 होता तो 2 की पावर 3 कर देते। देखो दोस्तों, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को पढ़ाया है, पूरी डिटेल वहाँ पे बताई है कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट गुना में बराबर बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी पूरी मैंने डिटेल बता रखी है वहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 की पावर 2, और 10 इसकी और इसकी आप गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20, कितने वर्ष में हो जाएगा, 20 वर्ष में। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, ऐसा जब क्वेश्चन आए तो, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा अब क्या है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो सी भरता है दोस्तों 12 घंटे में, और डी भरता है उसे 40 घंटे में। एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम तो 12 120 आ जाएगा हमारे पास। ये 10 घंटे में भरेगा, ये 3 घंटे में भरेगा, क्योंकि दोनों मिलकर भर रहे हैं, दोनों पानी डालने वाले पाइप हैं दोस्तों, भर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 13। तो 120 बटे में 13 घंटे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, शाबाश। कहता है कि एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। पहिए की त्रिज्या, रेडियस बतानी है आप लोगों को, बताइएगा, शाबाश।
बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद भी है आप लोगों से, और मुझे पता भी है आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और खास वो स्टूडेंट जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं उनको मैंने करवाया है ऐसे। बताइए, देखिए क्या है दोस्तों, जब भी बात करता है मेरे प्यारे दोस्तों किसी सर्कल की, जब भी बात करता है किसी सर्कल की, इस तरह हम मान लेते हैं कोई भी ये एक सर्कल रहा है, समझ लेना आप ये बिल्कुल गोल है, क्योंकि मेरी ड्राइंग बचपन से ही बड़ी गंदी रही है दोस्तों। ठीक है, ये एक सर्कल है, एक पहिया है, तो ये कहता है ये एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, मतलब 4000 चक्कर, 1 2 3 4 5 इस तरह से 4000 चक्कर पूरे कर दिए दोस्तों इसने। 4000 मतलब इस पॉइंट पे से अगर चला था ये, या इस पे से चला था, तो यहां से चलने के बाद ये इसी पॉइंट पे जब आएगा तो 1 चक्कर, फिर यहां से चलने के बाद इसी पॉइंट पे 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, इस तरह से इसने चक्कर लगाए। अब एक बात समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मान लिया मैं आपसे ये कहता हूं एक हमारे पास तार है, एक तार है हमारे पास, उसकी लंबाई है 5 मीटर, इस तार की लंबाई है दोस्तों 5 मीटर, और इस तार से मैंने ये एक सर्कल बना दिया 5 मीटर का। कितना बना दिया मेरे प्यारे दोस्तों? ये बना दिया मैंने 5 मीटर का एक सर्कल, 5 मीटर का एक सर्कल बना लिया हमने। और जब ये 5 मीटर के तार से एक सर्कल बनाया, तो इस तार से आप कितनी लंबाई एक बार में माप सकते हैं? आप कहेंगे सर हम 5 मीटर ही माप सकते हैं एक बार में। 2 बार रखेंगे स्केल की तरह, जैसे 1 फुट का स्केल होता है, एक बार में 1 फुट, 2 बार में 2, 3 बार में 3, 4 बार में 4, तो ये ऐसे ही करेगा ना दोस्तों, 5 10 15 20 ऐसे माप सकते हैं। तो ये जो पहिया जो 5 मीटर के तार से बनाया गया है ना बेटा, ये एक चक्कर में 5 मीटर की दूरी माप सकता है। बात समझ में आई है? एक चक्कर में 5 मीटर की दूरी चल सकता है ये। और इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई वो होती है दोस्तों 2 पाई आर। ये ध्यान रखेंगे आप, कितनी होती है? 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी तय करता है। जब भी पहिया की बात करें दोस्तों, किसी सर्कल की बात करता है, तो आपको ध्यान देना है कि एक चक्कर में वह पहिया कितनी दूरी तय करेगा? वह करेगा 2 पाई आर। अगर वो 2 पाई आर दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में इतना गया है, तो 4000 चक्कर में कितना जाएगा दोस्तों? 4000 में जाएगा, गुणा में 4000 कर देते हैं। और जब इतनी दूरी तय की इसने, तो कितनी दूरी तय की है? 60 किलोमीटर की। और 60 किलोमीटर को मैं मीटर बना लेता हूं दोस्तों। 60 किलोमीटर को जब मीटर बनाते हैं तो 1000 के साथ गुणा कर देंगे आप लोग। अब मैं इसको इस साइड लेके जाता हूं, ये कैंसिल कर दिया मैंने। ये 2 पाई आर है, ये 4। अच्छा, 2 जो है यहाँ पे गुणा में है, इस साइड भाग में जाएगा। पाई का मतलब मैं लिख देता हूँ 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर गुणा में 4 बराबर 60 आया। ठीक है दोस्तों, इसको जब इस साइड लेके जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 7/22 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई है? हमने ये सारा मीटर में बना रखा है। यहां से मैं हटा देता हूं इसको दोस्तों। ये रहा है हमारे पास की आर के बराबर। कितनी बार कटेगा? 15 बार कटेगा दोस्तों। आर बराबर हो जाएगा 15 सत्ते 105 बटे में 44। तो 44 दूनी 88 और 44 दिया तो आपको पता है दोस्तों ये जाएगा हमारा 132। तो 3 से तो कम ही रहने वाला है, तो यहां पे आएगा हमारा कितना? 2.39 मीटर। 2.39
3 मीटर। त्रिज्या जो होती है दोस्तों ये होती है रेडियस आर, पहिए की त्रिज्या। तो ये कितनी रहेगी दोस्तों, ये रहेगी हमारे पास कितनी, 2.39 मीटर रहेगी। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है, बस ज़्यादा समय खराब करना है नहीं इन चीज़ों पे आप लोगों को। आपको ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आप बताइएगा मुझे क्या है और कीजिएगा। एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात करे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल होता है दोस्तों विपरीत, और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी। मैं आपसे ये कहता हूं, ये जो है पानी था दोस्तों, यहां से ऐसे पानी था, इसमें एक बड़ी प्यारी सी हम नाव चलाते हैं, बड़ी सुंदर सी नाव, ये एक बड़ी प्यारी सी जो है, इसके अंदर पानी के अंदर हमने नाव रख ली दोस्तों। हाँ जी, ये नाव, ये पानी जो है ये इस तरफ जा रहा है, ये नाव जो है अगर इस तरफ आ रही है, इस तरफ, तो ये 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाती है। ये मतलब 8 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी प्रतिकूल, जो है दोस्तों प्रतिकूल का मतलब होता है आपका अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम गई 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो इसकी स्पीड रही होगी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर्स रही होगी। इसके बाद मैं कहता हूं दोस्तों, ये नाव जो है इस तरफ नहीं जा रही थी, इस तरफ जा रही थी, पानी भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, 36 किलोमीटर गई 6 घंटे में, मतलब अनुकूल डाउनस्ट्रीम गई 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो चाल रही होगी कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल रही होगी दोस्तों। फिर कहता है तो हमें धारा की चाल बतानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे अनुकूल और प्रतिकूल चाल दी गई हैं, अनुकूल और प्रतिकूल चालें दी गई हैं, और आपसे अगर पूछता है धारा की चाल, तो आप अनुकूल में से प्रतिकूल माइनस करेंगे और भाग कर देंगे 2 से। और अगर नाव की पूछता है तो आप अनुकूल और प्लस में प्रतिकूल करेंगे और भाग कर देंगे 2 से। बात समझे हैं? तो अब आपको क्या करना है, आप 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इस तरह आप क्वेश्चन कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना, बताइएगा आप मेरे को। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। हाँ जी, ये क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। कहता है जे के तथा एल 15, 20, 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो के तथा एल के हिस्सों के मध्य अंतर क्या है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी, मतलब प्रैक्टिस सेट की ही, उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था। तो एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये क्वेश्चन करना है। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने है ये दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन जो हैं मैं आप लोगों को देता हूं दोस्तों। एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुना है। आयत पता है ना दोस्तों क्या होता है, आयत होती है रेक्टेंगल। इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत होती है दोस्तों, ठीक है।
कहता है लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुना में है। आयत का परिमाप पेरीमीटर आप लोगों को बताना है। पेरीमीटर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो पेरीमीटर आप लोगों को बताना है। ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं दोस्तों, तो इनका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। कमेंट्स बॉक्स में इनका आंसर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आप इतना बताएंगे। अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। हम हर रोज एक वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना न भूलें दोस्तों। वीडियो को लाइक करते हैं और इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथी।